दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में झुग्गी झोंपड़ी में लगी आग में झुलसकर 7 अफराद हलाक हो गए। आग बीती रात लगी और देखते ही देखते फैल गई। तकरीबन 60 झुग्गियां शोलों की जद में आ गई। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गोकुलपुरी हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात करने की बात कही है। 1 a.m. in the night, call was received in the Gokulpuri police station about fire in Jhuggis. Immediately, the district night GOs and the district reserve, along with the staff from the whole police station, reached on the spot with all the rescue equipments. We also contacted the fire department, which responded very well. With the help of fire department, we could douse the fire by around 4 a.m. In the incident, the 30 Jhuggis are burned, along with the belongings, and 7 lives are lost. पंजाब में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया है। आप लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर मुंतखब किए जाने के बाद भगवंत मान गवर्नर से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे हैं और हुकूमत साजी का दावा पेश किया। भगवंत मान 16 मार्च को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। मान कल अमृतसर में रोड शो भी करेंगे। मैं फिर दस देना कि आज राज्यपाल को मैंने समर्थन लेटर दिया। हमारे एमएलए का विधायक दल ने कल मुझे नेता चुना था, तो राज्यपाल साहब ने उसको परवान किया। सरकार बनाने का दावा हमने पेश किया और उन्होंने कहा कि यहाँ भी आपने ओथ सेरेमनी करनी है, हमें बता दीजिए। तो शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कला में 12:30 बजे 16 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। पूरे पंजाब से घर घर से लोग आएंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे और भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा कि 16 तारीख को 12:30 बजे कैबिनेट अच्छी होगी। कैबिनेट अच्छी होगी। ऐतिहासिक फैसले होंगे जो पहले पंजाब में ऐसे नहीं हुए, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करें। तो भगवंत मान गवर्नर से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट तश्कील करने का बनाने का उन्होंने दावा किया है। और अब जो है ओथ सेरेमनी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 16 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी और आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन। गवर्नर से मुलाकात की है भगवंत मान ने, हुकूमत साजी का दावा पेश किया है। अब जो है आम आदमी पार्टी के लिए तैयारियां शुरू, ओथ सेरेमनी होगी 16 तारीख के हवाले से। क्या कुछ ख़ास होगा आम आदमी पार्टी के पंजाब हुकूमत में, कौन कौन से लीडरान को क्या कुछ मिनिस्ट्री मिलेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, काफ़ी अहम भी होगा। कई दावे किए हैं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, तो काफ़ी अहम होगा देखना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ कल करेंगे दिल्ली का दौरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पार्टी सदर जेपी नड्डा से भी योगी मुलाकात करने वाले हैं। होली के बाद हलफबरदारी तकरीब हो सकती है। ज़राए के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी में जिस तरह से जीत हासिल की है योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद अब कल दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही पार्टी के सदर जेपी नड्डा से भी योगी की मुलाकात होगी। होली के बाद आपको बता दें हलफबरदारी तकरीब हो सकती है। 4 रियासतों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत। कल दिल्ली का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से योगी मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। यूपी में जो जीत दर्ज की है उसके बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाकर वज़ीर आज़म और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, माना जा रहा है। ज़रा के हवाले से यह खबर है कि होली के बाद हलफबरदारी तकरीब हो सकती है।
आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 मकामात पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलवामा में सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि गांदरबल और हंदवाड़ा में एक मिलिटेंट हलाक हुए हैं। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार के मुताबिक कल रात 4 से 5 मकामात पर मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुलवामा में हुए ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी समेत 2 मिलिटेंट हलाक हुए। इन मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश से था। गांदरबल में एक और हंदवाड़ा में 1 मिलिटेंट हलाक हुआ। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर से था। एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ लिया गया है। उसकी शिनाख्त कैसर अहमद डार की हैसियत से की गई है। आईजीपी के मुताबिक हंदवाड़ा और पुलवामा में एनकाउंटर खत्म हो गया है। कल रात में हम लोग 4 जगह ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें सबसे पहले पुलवामा में इनकाउंटर शुरू हो गया। उसमें अभी तक 2 टेररिस्ट मारे गए, एक को जिंदा हम लोग लाइव एक्शन में पकड़े हैं। जो मारा गया है उसमें पाकिस्तानी कमाल भाई है, जिसको जाटी बोलते हैं, और 2018 से पुलवामा शोपियान एक्सिस पर एक्टिव था। ये बहुत सारे क्लीन इन्वॉल्व है। दूसरा सबसे बड़ी कामयाबी है कि जाहिद वानी के मरने के बाद जिसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चार्ज दिया गया था, याकिब मुश्ताक करीमाबाद का, वही मारा गया उसमें। और एक जिंदा जो हम लोग पल रहे रफ़ी रौफ अहमद मीर है पड़ीगाम पुलवामा को, उसको जिंदा पकड़ लिए। तीनों जेएस का मिलिटेंट है। और उसके अलावा जो हंदवाड़ा में इनकाउंटर हुआ था उसमें एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट मारा गया, लोकल टेररिस्ट मारा गया। और गंदरबल इनकाउंटर में अभी तक में एक लोकल एलईटी का टेररिस्ट मारा गया है। अभी कॉर्डन अभी जारी है, हम लोग सर्च कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग इस साल बहुत सक्सेसफुल रहे। ऑलमोस्ट जैश का कमर टूट गया पुलवामा यानी साउथ कश्मीर में। जितने कमांडर पुराने थे जैश मोहम्मद के मारे गए, आखिर याकिब था और ये भी मारा गया है। और इसमें जैश का दोनों पुराना मिलिटेंट था, खास कर एफटी था, जो बहुत सारे सिविलियन सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी इन्वॉल्व था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, एफटी जितने भी आप जितना देखते हो कि जहाँ भी इनकाउंटर होता है उसमें हर जगह, जैसे यहाँ पर हुआ तभी ईदगाह में, तो उसमें भी 2 लोकल था, एक एफटी था। और हर एक ग्रुप में एक एफटी को रखता है ये लोग। और एफटी ज़्यादा बराबरी एक्शन करता है और हमारे लोकल लड़कों को भी इंस्टिगेट करता है कि सॉफ्ट टारगेट को अटैक करने के लिए। बिल्कुल सिर्फ लड़कों को नहीं, मैंने हर एक पेरेंट्स को बार बार अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को वापस लाए मिनिस्ट्री में। हम लोग उसको वेलकम करते हैं, मिनिस्ट्री में आ जाए। ये पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने बिजनेस पर ध्यान दे, माँ बाप पेरेंट्स का ध्यान दे, फैमिली का ध्यान दे। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देखते होंगे जितने लड़के ज्वाइन कर रहे हैं उसका 70% टेररिस्ट विद इन 2-3 मंथ में मारे जाते हैं पूरा। इसलिए मैं अपील करता हूँ, बार बार अपील करता हूँ कि वापस आ जाए। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने अफशां पी ज़राबी और तौहीद लतीफ़ सोफ़ी के खिलाफ ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने इन दोनों के खिलाफ वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन में इशाअत से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इन पर नौजवानों को उकसाने और शिद्दत पसंदी की जानिब माइल करने का इल्ज़ाम है। इस मामले में एजेंसी की जानिब से मुकदमा पिछले साल जून में दर्ज किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। वज़ीर आज़म राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की इमारत को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन से मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से खिताब भी करेंगे। RRU पुलिसिंग और दाखिली सलामती के मुख्तलिफ शोबों में डिप्लोमा से लेकर डॉक्टरेट की सतह तक तालीमी प्रोग्राम पेश करती है। 18 रियासतों के तलबा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ज़ेर तालीम हैं। आज शाम वज़ीर आज़म 11वें खेल महाकुंभ के आगाज़ का ऐलान भी करेंगे। पंजाब में शानदार जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी का रुख गुजरात की तरफ है। आज से आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। इस तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और अपनी बात रखी जाए। पंजाब जीतने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं और एक नई ताकत के साथ गुजरात में मिशन का आगाज करने जा रही है।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। रोक दफा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक साबिक मिलिटेंट फौज की मदद से लड़कियों को सिलाई की तरबियत दे रहा है। वो लड़कियों को रोजगार कमाने के अहल बना रहे हैं। वो फौज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पेश है आतिफ लोन की एक खास रिपोर्ट। जिला किश्तवाड़ के पट्टी मोहल्ला पलमार नामी दूरदराज इलाका एक जमाने में मिलिटेंसी के लिए काफी बदनाम था, मगर अब यहाँ हालात काफी मुख्तलिफ है। फौज की 17 राष्ट्रीय राइफल्स की मदद से लड़कियों को रोजगार के अहल बनाने के लिए सिलाई की तरबियत दी जा रही है। हिजबुल मुजाहिदीन के गुलाम मोहम्मद शाह नामी एक साबिक मिलिटेंट को लड़कियों को तरबियत देने का काम दिया गया है। शाह ने मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार करने के बाद फौज के सामने खुद सुपुर्दगी की थी। अब वो इलाके की तामीर और तरक्की चाहते हैं और दिन रात लड़कियों को बाकायदा तरबियत फराहम कर रहे हैं। खुद सुपुर्दगी के बाद शाह ने सिलाई का काम शुरू किया। इलाके में फौज का सिलाई सेंटर कायम होने के बाद शाह ने फौज की मदद से लड़कियों को तरबियत देना शुरू किया। ये आर्मी बैठते हैं, इंडियन आर्मी, ये तो उन्होंने ये दिया है इधर चलाने के लिए। उन्होंने यही सोचा था कि बेकारी है, आप सिखाओ, इन लड़कियों को सिखाओ ताकि आगे ये भी कुछ कर सकते हैं, कहीं भी अपना शॉप भी खोल सकते हैं बाद में जब सीखेंगे। ये ना, ये पहली बार हुआ है। ये भी आर्मी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं, कुछ नहीं आता है इधर, ना कोई देता है कुछ इधर, मतलब गवर्नमेंट की तरफ कुछ नहीं आता है यहाँ। मैं चाहता हूँ अगर आर्मी इसको बढ़ाएगी, मतलब इस और भी कुछ दे देगा, मतलब इससे हम ये अपना काम चला सकते हैं। सेंटर में जेरे तरबियत लड़कियों का कहना है कि उन्हें 1 माह की मुफ्त तरबियत फराहम की गई। उनका कहना है कि अब वो अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। इन लड़कियों का कहना है कि बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, ऐसे में फौज के इस तरह के इक़दाम काफी अहम हैं। आर्मी ऑफिसर्स की वजह से हमने इतना सीखा कि हम सिलाई मशीन आराम से चला सकते हैं, हम अपना रोज़गार खुद बना सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो हम प्राइवेट ही कुछ न कुछ हम कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे ये सेंटर खोला। 1 महीने हमने सीखा, कम से कम 18-20 लड़कियों ने यहाँ पे सीखा। तो अब हम आगे हम लोगों के मतलब कपड़े सी सकते हैं। इस तरह से और स्कीमें आए ताकि यहाँ के लोग भी कुछ सीख सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। अब हमने थोड़ा सा सीखा है मशीन चलाना भी, तो हम अब अपना रोज़गार खुद कमा सकते हैं। आज गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल से भी नहीं मिलती है। अब हम अपना दुकान भी डाल सकते हैं, तो यहाँ की औरतें जो हैं उनके कपड़े भी सी सकते हैं और अपना रोज़गार भी कमा सकते हैं। 17 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल और बीडीसी मेंबर ललिता देवी ने इन लड़कियों से मुलाकात की और इनमें सर्टिफिकेट तकसीम किए। फौज का कहना है कि इस तरह की तरबियत का मकसद लड़कियों को खुद रोजगार के अहल बनाना है। फौज का कहना है कि वो मुस्तकबिल में ऐसे मजीद प्रोग्रामों का इनेकाद करेंगी। आर्मी वालों का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने 1 महीने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी, स्टिचिंग कोर्स की, तो 10-20 लड़कियों को सिखाया, तो वो लड़कियाँ अपना रोज़गार बना सकती हैं, जगह जगह अपनी बुटीक खोल सकती हैं और अपना रोज़गार कमा सकती हैं। जो लेडीज़ है जिनको लगता है कि हाँ हम इसके आगे कुछ और कर सकते हैं, इंटरेस्ट इसमें जिसका डेवलप होता है, उसके लिए हम प्लान करेंगे कुछ एक एडवांस कोर्स भी स्टार्ट करें। 3 महीने के लिए इंस्ट्रक्टर्स भी प्रोवाइड करेंगे कि वो आके आपको एकदम डिटेल में पूरा डिज़ाइनिंग और कटिंग, पूरा एम्ब्रॉयडरी जो भी मशीन से करते हैं वो उसके बारे में जानकारी दे, और आगे आपको 6 मंथ्स का टोटल सर्टिफिकेट, ताकि आप अपना अगर आपके लेवल पे कुछ शॉप्स चालू करना चाहते हैं, कुछ घर बैठे कोई टेलिंग, तो वो उसके अंदर भी कर सकते हैं। आम लोगों और खास तौर पर नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए फौज कई प्रोग्राम चला रही है। लोगों को तवक्को है कि मुस्तकबिल में भी फौज ये सिलसिला जारी रखेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आतिफ लोन की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म के गुजरात के दूसरा दिन है दौरे का, और वहीं वो आज अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं की इमारत को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे। और अगर हम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की बात करें तो उसके पहले दीक्षांत समारोह को भी प्रधानमंत्री आज संबोधन करेंगे और वहां पर शिरकत करेंगे, वहां पे युवाओं को, वहां के लोगों को संबोधित करेंगे।
सुधाकर दास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधाकर, लगातार गांधीनगर से हम तस्वीरें देख रहे हैं। राजभवन से निकले थे प्रधानमंत्री वहां पहुंचने के लिए, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, लेकिन जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा, एक बार फिर ये जो पूरी सफर था, पूरा जर्नी थी, काफिला था, वो एक रोड शो में तब्दील हो गया। जी जया, बिल्कुल। देखिए, और ये स्वतः स्फूर्त हम जानते हैं कि बिना प्रायोजित किसी रोड शो के इस तरह से लोग आए हैं। जया, मैं ये इन तस्वीरों को देखकर सोच रहा था। तो आपको बराह रास्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। गांधीनगर में वजीर आजम रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात दौरे का, वजीर आजम के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन गांधीनगर में वजीर आजम रोड शो कर रहे हैं। आप बराह रास्त तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग वजीर आजम को देखने के लिए सड़कों पर, घर के छतों पर नज़र आ रहे हैं और वजीर आजम तमाम तर लोगों को वेव भी कर रहे हैं। तो वजीर आजम 4 रियासतों की जीत के बाद गुजरात पहुंचे, दूसरा दिन आज गुजरात दौरे का, और जीत के बाद अपनी रियासत जहां पहुंचे हैं तो रोड शो कर रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी को, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी को कौम के नाम वक्फ करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के अंजुमन इस्लाम में 2 रोज़ा मुंबई उर्दू फेस्टिवल का इफ्तिताह अमल में आया। उर्दू ज़बान और अदब का जश्न मनाने के साथ साथ उर्दू ज़बान का फ़रोग़ फेस्टिवल का अहम मकसद है। प्रोग्राम के इफ्तिताही सेशन में माहिर ने उर्दू की सूरत हाल और फ़रोग़ पर रोशनी डालते हुए इस तरह के प्रोग्राम को हौसला अफजा करार दिया है। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में माहिरीन महाराष्ट्र में उर्दू ज़बान और अदब की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही उभरते हुए शोराए किराम की पजीराई के लिए मुशायरा नस्ल नौ का भी इनेकाद किया जाएगा। 2 रोज़ा उर्दू फेस्टिवल में उर्दू किताबों का इजरा और उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत करने वालों को एजाज़ात से भी नवाजा जाएगा। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में मुल्क बैरून की उर्दू दस्त शख्सियात भी शिरकत कर रही हैं। ये उर्दू फेस्टिवल जो हमारा दूसरा उर्दू फेस्टिवल है, इसके पहले हमने आलमी उर्दू फेस्टिवल जो किया था, और उर्दू गन संस्था जो है ये इस उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करती आ रही है। और जो है हमने आज का जो ये सेमिनार रखा है, ये NCPOL और मास्टर स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी और अंजुमन इस्लाम के ताउन से और दीगर सेवा ऐसी तंजीमें हमारी 4-5 मिलकर हम ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए कर रहे हैं। सेमिनार का हमारा उन्वान है महाराष्ट्र स्टेट में उर्दू अदब के ज़बान और अदब की सूरत हाल। मुंबई उर्दू फेस्टिवल 2022 मुनक़िद किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। अच्छा इन मानों में भी कि उर्दू की महफ़िलें जहाँ भी आरास्ता होती हैं उससे ज़बान और अदब को फ़ायदा होता है, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़ते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हैं कि हमें अपनी ज़बान और अपने अदब को, अपनी तहज़ीब को बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो ये और इस तरह के कई ज़ावियों से अगर आप गौर करें तो आपको एहसास होगा कि ये महफ़िलें जो है वो ज़बान और अदब के लिए बहुत कारआमद है। भाई, आज जो प्रोग्राम है वो हमारे बहुत अजीज़ दोस्त फ़हीम अख्तर साहब की किताब की रिलीज़ का है, और मुझे बताया गया कि उस किताब में उन्होंने जितने मुल्कों का सफ़र किया है अपने सफ़र के बारे में लिखा है। गर्द सफ़र उसका नाम है, और ये शायद उनकी पहली किताब नहीं, इससे पहले भी उनकी किताबें आ चुकी हैं। तो बस समझता हूँ बड़ा अच्छा ओकेजन है। और बम्बई उर्दू फेस्टिवल 2022 जो है ये दरअसल 2020 में शुरू हुआ। मैं उसमें भी मैंने तशरीफ़ यहाँ पर मेरी थी, मैं उस प्रोग्राम में शामिल हुआ था। ये प्रोजेक्ट इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब जो हैं, ज़फ़र गोरखपुरी के साहबजादे, उन्होंने शुरू किया है और ये मेरा आइडिया है। वजह ये थी कि हिंदुस्तान में इस तरह के कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं हो रहे थे, और मैं चाहता था कि हिंदुस्तान में शोबे यूनिवर्सिटी कॉलेज से हट करके अवामी सतह पर एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए। इन्होंने किया, कामयाब हुए। इस साल भी मुझे बुलाया गया, बड़ी खुशी हो रही है। हसन कमाल साहब भी साथ हैं और भी लोग हैं, लेकिन उर्दू अदब का काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं, और ये एक नई नस्ल के लिए बड़ी अच्छी बात है।
बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से सामने आ रही है। ताजिर प्रदीप अग्रवाल को गोली मारी गई है। ताजिर की हालत नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुलंदशहर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, ताजिर प्रदीप अग्रवाल को गोली मारी गई है। प्रदीप अग्रवाल की हालत नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। गोली किसने मारी है और क्या वजूहात है, अभी ये तमाम तर तफसीलात आना बाकी है। आपको बता दें, बुलंदशहर की यह खबर है, ताजिर प्रदीप अग्रवाल को गोली मारी गई है, हालत नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुलंदशहर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ताजिर प्रदीप अग्रवाल को गोली मारी गई है, हालत नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में जेर इलाज है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताजिर को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रदीप अग्रवाल को गोली मारी गई है। बुलंदशहर से यह खबर। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दीगर बड़े शहरों पर रूस के हमले जारी है। यूक्रेनी मिलिट्री के मुताबिक रूस की फौजें कीव की तरफ शुमाल और मगरिब की जानिब से बढ़ रही हैं। कीव की जानिब पेशकदमी करते हुए रूसी फौजें मज़ाफ़ाती इलाकों में बमबारी भी कर रही हैं। दनपीर शहर में रूसी फौज ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। सनतों की इमारतों पर भी बमबारी की गई है। यूक्रेन के 3 बड़े शहरों का रूसी फौज ने मुहासरा कर लिया है। उधर रूसी हमले के सबब मारिउपोल में शहरों के इनखला के अमल में रखना भी पड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस हमलों के बीच अमेरिका की जानिब से रूस पर मजीद पाबंदियां आयद की गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका पूरी ताकत से नेटो के खित्ते की एक इंच जमीन का दिफा करेगा। उन्होंने साफ किया है कि अमेरिका यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ेगा। उनके मुताबिक नेटो और रूस के दरमियान रास्त टकराव से तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में आज से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। रोहित की क़यादत में टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया को मोहाली में खेलेंगे टेस्ट में बड़ी जीत मिली थी, जिससे टीम इंडिया के हौसले बुलंद है। दूसरा टेस्ट डे नाइट होगा, यानी पिंक बॉल से खेला जाएगा। ये टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी खास है। रोहित का ये हिंदुस्तान के लिए 400वां इंटरनेशनल मैच होगा। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और 5 दीगर खिलाड़ियों ने 400 या उससे ज्यादा बैनुल-अक़वामी मैच खेले हैं। वहीं आईसीसी खवातीन क्रिकेट आलमी कप में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के सामने जीत के लिए 318 रन का निशाना रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत की शानदार सेंचुरी की बदौलत 317 रन का निशाना रखा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।